हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी। आज आपके साथ जो सीए इंटर में वैल्यू ऑफ सप्लाई करके टॉपिक है उसका रिवीजन करने जा रहा हूं। यहाँ पे जो रिवीजन होने वाला है बहुत ही लॉजिकल वे में होने वाला है, बहुत ही डिटेल में होने वाला है। मैं बता दूं, अगर जो कोई बच्चा ये पहली बार भी वीडियो देखता है उसको भी हर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पे बाकायदे जो प्रोविज़न के पीछे लॉजिक छुपा हुआ है कि गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न फ्रेम किया तो क्या सोच करके फ्रेम किया, उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, सो दैट आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़े, हर चीज़ें आपको समझ में आ जाए ऐसे ही। ओके, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप ना मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आता है तो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट वो भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। और लास्ट में जैसे ये मैं पूरे प्रोविज़न पढ़ा दूंगा ना, तो आपके साथ मैं कुछ सम्स भी डिस्कस करूंगा एंड एमसीक्यूज भी डिस्कस करूंगा, सो दैट आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो प्रोविज़न है उसको अप्लाई कैसे करना है सम को सॉल्व करते टाइम। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक का क्या नाम है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये जो वैल्यू है इसका यहाँ पे मतलब क्या, तो यहाँ पे इसका ये मतलब है कि अगर जो कोई सप्लायर है और वो गुड्स किसी बायर को बेच रहा है तो उस टाइम पे जब जीएसटी पे करने की बात आएगी तो कौन से वैल्यू पे पे किया जाएगा। क्या ट्रांजैक्शन वैल्यू पे किया जाएगा, जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या उसमें कुछ और चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, क्या कुछ गवर्नमेंट हमको डिडक्ट करने को माइनस करने का भी मौका देगी, ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और अच्छे से चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो देखिए इस चीज़ को मैं एक आपको एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूँगा। तो हमारे इस एग्जाम्पल में एक साइड है मिस्टर ए और दूसरी साइड है मिस्टर बी। जो मिस्टर ए है वो है सप्लायर, बोले तो सेलर, और जो मिस्टर बी है वो है रेसिपिएंट, बोले तो बायर। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचा और जो ये गुड्स बेचा उस पे जीएसटी पेएबल था। तो इसीलिए क्या हुआ, ये निर्मला सीतारमन जी आई और वो मिस्टर ए को क्या बोल रही है, मिस्टर ए आप मेरे को ना जीएसटी पे करो। तो मिस्टर ए बोला है हाँ मैं जीएसटी पे करूँगा, लेकिन जीएसटी पे करने के लिए हमको दो चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। दो चीज़ का नॉलेज किस किस चीज़ का होना चाहिए, तो एक है वैल्यू का और दूसरा है रेट का। फॉर एग्जांपल जो हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है वहाँ पे वैल्यू कितना है, तो वैल्यू है 1 लाख और समझ लीजिए रेट है 18%। तो ये वैल्यू और रेट के मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा, जीएसटी आएगा, और यहाँ पे कितना आ रहा है समझ लीजिए 18,000 IGST। ओके, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आया, वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाए, कौन से प्रोविजन को ध्यान में रखा जाए, तो उसके लिए मालूम है कौन सा प्रोविजन बना है, CGST एक्ट में सेक्शन 15 बना है। तो सेक्शन 15 को पढ़ने से हमको ये समझ में आ जाता है कि वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा गुड्स का। और दूसरी साइड ये जो रेट है ये कहाँ से मिलेगा, तो ये रेट एनेक्सर टू द एक्ट में दिया गया है कि कौन से गुड्स पे कौन से रेट से जीएसटी चार्ज होगा। आज का जो हमारा डिस्कशन का मुद्दा है वो मुद्दा है वैल्यूएशन का, बोले तो सेक्शन 15 का, कि सेक्शन 15 में क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या प्रोविजन दिए गए हैं जब भी गुड्स जो सेलर बेचता है बायर को तो उसके वैल्यूएशन करने के लिए और फिर उस पर जीएसटी पे करने के लिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और ये जो सेक्शन 15 है उसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेक्शन 15 का फ्रेमिंग कैसे हुआ है। फ्रेमिंग मतलब क्या, सेक्शन 15 में जो बातें बोली गई हैं वो किस तरह से बोली गई हैं। ठीक है, तो देखिए सेक्शन 15 में 4 सब सेक्शन है मेनली, और भी है लेकिन अभी इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है। तो सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि जो ये ट्रांजैक्शन वैल्यू है ना, यहाँ पे 1 लाख रुपया हमारे केस में, उस पे जीएसटी पे किया जाएगा। ओके, लेकिन ये किस तरह से पे किया जाएगा, कुछ कंडीशन भी है, क्या कंडीशन भी है ना, उसको हम नोट 1 में डिस्कस करेंगे। ओके, सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, तो ये इंक्लूजन के बारे में बात करता है कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसमें और आपको क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे समराइज वेज में क्या दिया है देख लेते हैं, आगे पूरा डिटेल में भी पढ़ेंगे ये। जैसे कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस को ऐड किया जाएगा, याद रखना ये अदर देन जीएसटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद से थर्ड पार्टी को पेमेंट, अगर जो बायर है सप्लायर को कुछ पैसा देना था लेकिन क्या किया ना, सप्लायर को पैसा ना दे करके किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दिया जिसको सप्लायर से पैसा लेना था,
तो वैसे चीज़ें भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी। देन इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस, इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस एग्जांपल जैसे कि पैकेजिंग, जो बायर है वो क्या बोल रहा है ना, मेरे को स्पेशल पैकेज करके देना गुड्स को, तो बोल रहा है सेलर मैं दूंगा ना, लेकिन इसके लिए मैं अलग से आपसे चार्ज लूंगा। तो ये सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, आप चार्ज ले रहे हो ना, तो उसको भी ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड करो जीएसटी के पेमेंट के लिए सेलर। ओके, देन इंटरेस्ट लेट फीस फॉर द डिले पेमेंट, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस दिन पे डिसाइड हुआ था कि बायर पैसा देगा, बायर उस दिन फेल हो गया देने में, वो कुछ दिन बाद देगा, तो सेलर क्या बोल रहा है, देख भाई तू टाइम पे पैसा नहीं दिया, इसीलिए मैं क्या करूंगा ना, तेरे से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, तेरे से पेनल्टी चार्ज करूंगा। तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, वो इंटरेस्ट और पेनल्टी को आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ देना जीएसटी के कैलकुलेशन के लिए, जीएसटी के पेमेंट के लिए। ओके, देन सब्सिडी, कभी कभी क्या होता है ना कि जो हम गुड्स बेचते हैं, जो गुड्स बेचते हैं उसकी वजह से हमको सब्सिडी मिलता है, वो गवर्नमेंट से भी मिल सकता है, अदर देन गवर्नमेंट से भी मिल सकता है, तो इसको भी कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ऐड करना पड़ेगा। वो क्या होगा, हम नीचे नोट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 एडिशन के बारे में बात करता है। अभी बात करते हैं सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 के बारे में, ये एक्सक्लूजन के बारे में बात करता है। मतलब क्या, हमारे जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसमें से कुछ चीज़ों को माइनस करने की बात करता है, और वो कुछ चीज़ें क्या है, तो वो कुछ चीज़ें हैं डिस्काउंट, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे अपने नोट 3 में। ओके, सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि ये जो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 में कुछ कंडीशन दिए गए हैं, अगर जो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते हैं, इन दैट के जो वैल्यूएशन है सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 से तो होगा नहीं, देन कैसे होगा, तो वैल्यूएशन के कुछ रूल है, उस रूल के हिसाब से वैल्यूएशन होगा। और मैं बता दूं, ये जो वैल्यूएशन के रूल है आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, तो चलते हैं और सबसे पहले नोट 1 को पढ़ लेते हैं, जो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 पे है, जो क्या बोलता है। देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू, जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन हो रहा है उस वैल्यू को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे टैक्स के पेमेंट के लिए, ठीक है ना। और ये ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होएगा, प्राइस एक्चुअली पेड, जो बायर ने सेलर को पे किया है या फिर पे करने वाला है, वो होगा अपना ट्रांजैक्शन वैल्यू। लेकिन देखिए, ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई तभी माना जाएगा जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। देखो कंडीशन क्या है, ये सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड पार्टी। देखिए, ये सेलर है, ये बायर है, ओके, बायर। अभी आप बताओ, ऐसा मान लेते हैं ना, ये इंप्लॉयर इंप्लॉई है, ये इंप्लॉयर है और ये इंप्लॉई है, तो यहां पे तो ये भी हो सकता है ना कि ये जो यहां पे गुड्स सोल्ड किया, इससे जो पैसा ले रहा है वो सस्ता ही ले ले, 1 लाख का गुड्स 75,000 में ही ले ले, क्योंकि ये रिलेटेड पार्टी है, इन लोगों के बीच में ऐसा सेटलमेंट चलेगा। या ये क्या होता है, ये बिजनेस से ना कुछ फैमिली मेंबर्स को गुड्स बेच रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखो भाई हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे जब ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी में ना हो तो ही, अदरवाइज वो तो प्राइस आप क्या करोगे, फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं बेचोगे, रिलेटेड पार्टी को सस्ते में बेच दोगे तो मेरे को तो जीएसटी का लॉस हो जाएगा, गवर्नमेंट ऐसा बोलती है। सो बिकॉज ऑफ दैट, जब ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के बीच में होए तो उस केस में वैल्यूएशन एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के हिसाब से नहीं हो सकता। मतलब क्या, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी नहीं पे किया जाएगा। देन किस वैल्यू पे किया जाएगा, समझ लीजिए फेयर वैल्यू पे किया जाएगा, जो वैल्यूएशन रूल में दिया है। ओके, एंड दूसरा कंडीशन क्या है, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। ये ऐसा बोल रहा है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई तभी मानने का जब बायर से बस अपने को प्राइस ही मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बायर ये भी बोल के रखा है कि भाई मैं आपको जो आप सप्लाई किए, जो गुड्स बेचे ना, उसके लिए 1 लाख रुपया दूंगा और आपके ना बिजनेस में आकर के मैं 10 दिन काम भी करके जाऊंगा। तो इन दैट केस आप बताओ, बस जो प्राइस दे रहा है ट्रांजैक्शन वैल्यू, क्या उसी को हम सप्लाई मान ले, उसी पे जीएसटी लगा दे? नहीं ना, फिर तो कम जीएसटी चार्ज होगा, तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो भाई जब प्राइस सोल कंसिडरेशन ना रहे, जब इस सेलर को प्राइस के साथ साथ कुछ और भी रिसीव्ड होता रहे, इन दैट केस जो वैल्यूएशन होगा वो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे नहीं हो सकता।
ठीक है। तो सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 में क्या बोला गया, तो ये बोला गया कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई किसके थ्रू होगा, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू रहेगा, उसी को हम तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मानेंगे, लेकिन दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। वो कंडीशन क्या है, जो ट्रांजैक्शन है वो रिलेटेड पार्टी के बीच में नहीं होना चाहिए, और जो दूसरा है प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई, और दूसरा कुछ नहीं मिलना चाहिए सेलर को बायर से। ओके, अभी देखो नोट 2 में बात करते हैं इंक्लूजन के बारे में, कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसमें और क्या क्या चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, जो हम सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 में पढ़ रहे हैं। तो देखो सबसे पहली बात ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो जो जीएसटी को छोड़ करके दूसरे ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी, फॉर एग्जांपल कस्टम ड्यूटी, उसको भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। किसके लिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए, जीएसटी लगाने के लिए। ओके, तो देखो यहां पे अदर देन जीएसटी, और इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है, वो जो टैक्सेस है सेपरेटली दिखाने चाहिए इनवॉइस में, तो ये हमको ऐड करना है। ओके, अभी देखो एज पर द सर्कुलर, एक सर्कुलर आया था जिसमें जो टीसीएस कटता है ना इनकम टैक्स एक्ट में, उसको हम टैक्स नहीं मानेंगे, और बिकॉज ऑफ दैट उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्योंकि आप पढ़ोगे ना तो टीसीएस क्या है मालूम है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है, वो एक्चुअली में आप देखोगे ना वो टैक्स नहीं होता है। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया है, चाहिए तो आप देख सकते हो, उससे आपको चीजें समझ में आ जाएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के बारे में बात हुई। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ऑल द टैक्सेस जो लेविड हो रहे हैं अदर देन जीएसटी के लॉ में, उसको हमको याद यहाँ पे ऐड करना है। और यहाँ पे ऐड कभी करेंगे जब वो इनवॉइस पे सेपरेटली चार्ज हुए रहेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, उसके बाद से जो टीसीएस है इनकम टैक्स में, उसको हम टैक्स नहीं मानेंगे, सो बिकॉज ऑफ दैट उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे। ओके, अभी देखो जो दूसरा है पेमेंट टू द थर्ड पार्टी बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, कोई ऐसा चीज जिसके लिए सप्लायर थर्ड पार्टी को पेमेंट करने वाला था, लेकिन बायर ने क्या बोला मालूम है कि ये सप्लायर मैं आपके बिहाफ में ना मैं ही इसको पे कर देता हूं। ठीक है, तो ऐसे को भी इंक्लूड किया जाएगा। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। तो देखो यहां पे ये मिस्टर ए है, ये क्या है ना सप्लायर है, ओके, और ये मिस्टर बी है, मिस्टर बी क्या है, बायर है। ओके, और ना मिस्टर जो ए है सप्लाई कर रहे हैं, मालूम है किस चीज का सप्लाई कर रहे हैं, तो बेड का सप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो बेड बनाने के लिए तो लकड़ी चाहिए, 5,000 का लकड़ी खरीदा है, ये मिस्टर सी हैं, इनसे 5,000 का लकड़ी खरीदा है। अब ये लकड़ी के लिए बताओ किसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो मिस्टर ए को, मिस्टर सी को पेमेंट करना पड़ेगा। अभी क्या हुआ मालूम है, मिस्टर बी ऐसा बोल रहे हैं कि मिस्टर ए आप मत पेमेंट करो ये सी को, थर्ड पार्टी को, मैं क्या करता हूं ना, मैं ही इनको पेमेंट कर देता हूं 5,000 रुपया। अब देखो इनडायरेक्टली अभी क्या हो रहा है, वो बेड के लिए तो ये पेमेंट कर रहे हैं 5,000 रुपया मिस्टर सी को, मिस्टर बी। सो बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ऐसा जो थर्ड पार्टी को कोई बायर पेमेंट करता है ना, जिसके लिए सेलर लायबल था, तो उसको भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड किया जाएगा। देखो वही बात यहां पे लिखा है। तो देखो एनी अमाउंट पेड या फिर पेबल बाय द रेसिपिएंट टू द थर्ड पार्टी, कोई भी अमाउंट जो पेड है या पेबल है रेसिपिएंट के द्वारा थर्ड पार्टी को, विच सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई एंड सच पेमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। और ये जो है ना, ये बेड का जब यहाँ पे प्राइस इन्होंने कोट किया, ये 5,000 को नहीं डाला, तो ही ऐसा होगा ना, क्योंकि अगर जो 5,000 को उसमें इंक्लूड कर लिए रहेंगे देन बट ऑब्वियस ये जो बेड का समझ लो 1 लाख रुपया है, और 1 लाख में इन्होंने ये 5,000 इंक्लूड कर लिया है, तो बट ऑब्वियस फिर तो बात सही है। प्रॉब्लम कभी आता जब भी ये जो डायरेक्ट पेमेंट हो गया, इसको इंक्लूड नहीं किए रहते मिस्टर ए अपने इनवॉइस वैल्यू में। तो यहाँ पे क्या बातें बनी, तो बातें ऐसे बन रहे हैं कि जब भी सेलर के लिए बायर पेमेंट कर दे थर्ड पार्टी को, और वो जो पेमेंट कर रहा है, जब भी सेलर इनवॉइस मार रहा है, जब भी इनवॉइस काट रहा है,
तो जो थर्ड पार्टी को बायर ने पेमेंट किया उसको इंक्लूड नहीं कर रहा है, देन इन दैट केस एडिशनली उसको हमको ट्रांजेक्शन वैल्यू में इंक्लूड करना पड़ेगा जीएसटी चार्ज करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो गुड्स के लिए ही तो पेमेंट हो रहा है। ओके, अभी देखो नोट में यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो नोट में यहाँ पे ये लिखा गया है अमाउंट पेड बाय द रेसिपिएंट, तो यहाँ पे जो बायर है रेसिपिएंट है, टू द थर्ड पार्टी विल बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई ओनली व्हेन सप्लायर इज अंडर द कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी। जब ये सप्लायर है मिस्टर ए है वो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी में रहेंगे तो ही ऐसा किया जाएगा। टू मेक द पेमेंट टू सच थर्ड पार्टी एंड सेड पेमेंट इज इन रिलेशन टू सच सप्लाई, तो सप्लाई के रिलेटेड वो पेमेंट होना चाहिए जो बायर करे सेलर के बिहाफ में। ओके, और उसके लिए जो सेलर है वो कॉन्ट्रेक्चुअली लायबल होना चाहिए थर्ड पार्टी को पेमेंट करने के लिए, तो ही ये इंक्लूजन की बात चलेगी। ओके, तो ये पॉइंट बी हो गया। अभी देखिए ये पॉइंट सी बात करता है ना इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस के बारे में, कि देखो ये बायर स्पेसिफिक एक्सपेंसेस हो जाते हैं कभी कभी। मैं बताता हूं आपको, एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर। कभी कभी क्या होता है मालूम है, अभी देखो ये ए है, ये सप्लायर है, और ये बी है, ये बायर है। अभी क्या हुआ मालूम है, जो मिस्टर बी है वो मिस्टर ए को बोल रहे हैं कि भाई आप मेरे लिए ना स्पेशल पैकेज करके दो, वो प्रोडक्ट पे आप स्पेशल लेबल लगा करके दो या स्पेशल डिजाइन बना करके दो। तो बट ऑब्वियस ये जो मिस्टर ए है सेलर वो फ्री में कर देगा क्या, उसके लिए तो कुछ ना कुछ चार्ज करेगा ना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये जो पैकेजिंग लेबलिंग डिजाइनिंग जो इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस हो रहे हैं इसको भी आप ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड कर लेना जीएसटी पेमेंट के लिए। ओके, देन जो कोई रॉयल्टी पेमेंट करने की बात आ रही है, मतलब क्या समझ लीजिए मिस्टर बी को जो प्रोडक्ट बना करके दे रहे हैं मिस्टर ए, उसके लिए मिस्टर ए को ना रॉयल्टी पेमेंट करना पड़ रहा है, तो जो रॉयल्टी है उसको भी आप ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट बना देना और उस पर भी जीएसटी कलेक्ट करना। ओके, देन इंश्योरेंस चार्जेस, तो समझ लो ये जो गुड्स मिस्टर ए मिस्टर बी को दे रहे हैं उस पर इंश्योरेंस भी मिस्टर ए करा करके दे रहे हैं, तो इंश्योरेंस दे रहे तो इंश्योरेंस के लिए पैसा लेंगे मिस्टर बी से मिस्टर ए, तो उसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा ट्रांजैक्शन वैल्यू में। देन धर्मदा, धर्मदा बोले तो कभी कभी क्या होता है मालूम है, ऐसा प्रोविजन रहता है, अभी मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या बोल रहे हैं, मिस्टर बी जो आप मेरे से प्रोडक्ट खरीद रहे हो ना, ये प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आपको ना यहाँ पे डोनेशन देना पड़ेगा कहीं पे ले जा करके, तो डोनेशन देना पड़ेगा, समझ लो किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेशन देना पड़ेगा, धर्मदा, ठीक है। तो ये जो डोनेशन देना पड़ेगा ये भी ट्रांजैक्शन का वैल्यू बनेगा, अदरवाइज क्या होगा मालूम है, प्लानिंग होएगा, लोग क्या करेंगे बोलेंगे मैं उस ट्रस्ट को देता हूं वहां से तू पैसे ले लेना, सेलर बायर डायरेक्ट सेलर को नहीं पैसा देगा, किसी ट्रस्ट को देगा, और जो सेलर रहेगा ट्रस्ट के साथ उसका सेटिंग रहेगा, ट्रस्ट वाले से पैसा वापस ले लेगा, समझ रहे हो। तो ऐसा ना हो, कुछ ऐसा डिवाइस ना हो सके ट्रांजैक्शन में, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि कोई धर्मदा भी है ना जो ट्रांजैक्शन के वजह से किसी जो बायर है किसी थर्ड पार्टी को दे रहा है उसको भी आप ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड करोगे जीएसटी पे करने के लिए। ये वेगमेंट चार्जेस है, वेगमेंट चार्जेस मतलब क्या, कुछ लॉस होता है बायर को, जैसे कि कुछ इवोपरेशन हो जाता है या फिर ऐसे कुछ दूसरी चीज़ें, और उसके लिए जो सेलर है वो बायर से चार्ज करता है, देन इन दैट केस वो भी यहाँ पे इंक्लूड होएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू में। यहाँ पे जो लॉस होगा वो सेलर को होगा जो गुड्स बेच रहा है, ना कि बायर को। ओके, देन लोडिंग या फिर कुली को चार्जेस पे कर रहा है मिस्टर ए, और ये जो पैसा लेगा मिस्टर बी से, इसको भी हम ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड करेंगे जीएसटी चार्ज करने के लिए। ओके, आगे क्या है, फ्रेट सोन सेपरेटली इन द इनवॉइस, अगर जो फ्रेट भाड़ा लिया जा रहा है, मिस्टर ए जो मिस्टर बी को गुड्स दे रहा है, मिस्टर ए अपने गोडाउन से मिस्टर बी के बिजनेस के गोडाउन तक पहुंचाने के लिए कुछ फ्रेट चार्जेस चार्ज कर रहा है जो उसको पे करना पड़ जा रहा है, सो दैट वुड ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ओनली। ओके, देन इरेक्शन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, फिटिंग चार्जेस, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि मिस्टर ए मिस्टर बी को एक मशीनरी बेच रहा है, और जो मशीनरी है स्पेशल काइंड ऑफ मशीनरी है जो मिस्टर ए को ही मालूम है कि कैसे उसको इंस्टॉल करने का, कैसे उसको चालू करने का। तो मिस्टर ए ने क्या किया, अपने कुछ लेबर को भेजा मिस्टर बी के जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ पे, और बोला कि इसको इंस्टॉल करो,
और उसके लिए कुछ चार्जेस लिया, तो ये जो चार्जेस है ना इंस्टॉलेशन चार्जेस के नाम पे, इसको भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ा जाएगा दोस्तों। ओके, देन प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस। ऐसा भी तो हो सकता है कि मिस्टर बी है वो मिस्टर ए को ऐसा बोलता है कि मिस्टर ए, जो आप मुझे गुड्स बेच रहे हो ना, आपको जब भी सप्लाई करने जा रहे हो मुझे, उसके पहले आपको एक इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा गुड्स का कि गुड्स सही है या नहीं, और उसके लिए कोई थर्ड पार्टी आएगा। तो अभी मिस्टर जो ए है, जो सेलर है, उसको तो इसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो ये जो खर्चा किया जा रहा है गुड्स के लिए ही किया जा रहा है ना, तो मिस्टर बी को ये पैसा देना पड़ेगा मिस्टर ए को। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, ऐसे चीज़ों को भी ना आप ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड करोगे। ओके, अभी देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट भी है। नोट 1 क्या है, डिलीवरी ऑफ द गुड्स एट द बायर प्रीमाइसेस। ओके, तो जब भी कोई सेलर है और वो बायर के प्रीमाइसेस पे गुड्स डिलीवर करता है, तो देखिए उसको खर्चा क्या क्या करना पड़ता है। तो खर्चा में अगर जो मैं बात करूं, तो सबसे पहले तो वो गुड्स वहाँ पे ले जा करके देता है, उसके लिए उसको डिलीवरी चार्जेस जाते हैं, जैसे कि ये फ्रेट गया। देन दूसरा उसको इंश्योरेंस जाते हैं। तो देखो अब प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पे क्या हो गया, तो गुड्स हो गया, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स हो गया, और जो दूसरे एंसिलरी सप्लाई है वो क्या है, डिलीवरी एंड इंश्योरेंस है। तो ये तीनों को एक सप्लाई माना जाएगा, बंडल माना जाएगा। और रेट कौन सा लगेगा, तो क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई है, मतलब क्या, नेचुरली बंडल है, ऐसा चलता ही है। सो बिकॉज ऑफ दैट जो गुड्स पे रेट लगेगा ना जीएसटी का, वही वो डिलीवरी चार्जेस पे भी और इंश्योरेंस पे भी लगेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही बोला गया है, जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। द आउटवर्ड फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस बिकम अ पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपोजिट सप्लाई, ठीक है। एंड जीएसटी इज पेबल ऑन द आउटवर्ड फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्ज एट द रेट ऑफ अप्लीकेबल ऑन द गुड्स। सो जो गुड्स पे रेट लगेगा जीएसटी का, उसी रेट से जो डिलीवरी चार्जेस हुआ और जो इंश्योरेंस हुआ, डिलीवरी बोले तो फ्रेट चार्जेस, उस पे भी वही रेट लगेगा, क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई बन जा रहे हैं पूरा। ओके, देखो लेकिन दूसरी साइड एक्स फैक्ट्री बेसिस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है मालूम है, जो हमारे एग्जाम्पल है ना, मिस्टर ए क्या बोल रहे हैं कि देखो ये मेरा फैक्ट्री है, इधर से जैसे ये गुड्स निकल गया ना, उसके बाद से सब जिम्मेदारी आप मिस्टर बी ही उठाओगे। तो आप बताओ, जो यहाँ पे गुड्स जो मिस्टर ए की फैक्ट्री से बी के फैक्ट्री में जाएगा, उसके लिए फ्रेट भी तो भरना पड़ सकता है, लेकिन ये फ्रेट मिस्टर ए भरेंगे क्या, नहीं नहीं, इस केस में तो जो फ्रेट है मिस्टर बी भरने वाले हैं, क्योंकि ये एक्स फैक्ट्री कॉस्ट पे आ गया। सो बिकॉज ऑफ दैट, इन दैट केस जो फ्रेट चार्जेस है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो आउटवर्ड फ्रेट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई सिंस द बायर पे आउटवर्ड फ्रेट, समझे। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम है, जो सेलर है वो ऑब्लाइज्ड नहीं है ना पेमेंट करने के लिए, समझे, क्योंकि ये एक्स फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे कैलकुलेशन हो रहा है। ओके, आगे देखो पॉइंट डी में किसके बारे में बात किया गया है, तो यहां पे बात किया जा रहा है इंटरेस्ट के बारे में, लेट फीस के बारे में, पेनल्टी के लिए फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। फिर से वही एग्जांपल, ये सेलर है, ये बायर है। ओके, जो गुड्स सोल्ड हुआ है सेलर से बायर को, उसके लिए बायर पेमेंट करेंगे सेलर को। अभी पेमेंट था समझ लीजिए 10 अप्रैल 23 को, लेकिन बायर बेचारे फेल हो गए पेमेंट करने में, उनके पास पैसा नहीं था। तो बायर ने क्या किया, बायर ने 23 अप्रैल 23 को पेमेंट किया। सो इन दैट केस अभी देखो पेमेंट करने में तो बायर ने लेट कर दिया, तो अभी सेलर क्या बोल रहा है, देखो भाई क्योंकि आपने पेमेंट करने में लेट किया है, सो बिकॉज ऑफ दैट मैं आपसे ना इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, लेट फीस चार्ज करूंगा, या फिर पेनल्टी चार्ज करूंगा। तो यहाँ पे हमको डिस्कस क्या करना है, समझना क्या है, क्या ये जो लेट फीस हो गया, पेनल्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, क्या इसको भी हम ट्रांजैक्शन वैल्यू में जोड़ेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये डिस्कशन का मुद्दा चल रहा है साहब। तो देखते हैं, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी। इंटरेस्ट ऑन लोन है, एडवांसेस है या फिर डिपॉजिट है,
तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। और ये क्या है, ये एग्जेम्प्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट ये वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं बनेगा, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है ना, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरी साइड इंटरेस्ट हो गया, लेट फीस हो गया, पेनल्टी हो गया फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, अपना वाला केस, ये वाला केस, इन दैट केस इट इज टैक्सेबल। तो ये जो इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस लग रहा है, क्यों, क्योंकि गुड्स के लिए जो बायर है वो पैसा नहीं दे पाए टाइम पे, तो उसको इंक्लूड किया जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू में जीएसटी पेमेंट करते टाइम कैलकुलेशन के। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट में क्या बोला जा रहा है, वैल्यूएशन, कि ये जो इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहली बात, ये जो इंटरेस्ट फीस है, इंटरेस्ट है, लेट फीस है, पेनल्टी है, इसको हम इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानेंगे। कि हम ये मानेंगे कि अगर जो 118 रुपया बायर दे रहे सप्लायर को ऑन द नेम ऑफ इंटरेस्ट हो गया या लेट फीस हो गया या पेनल्टी हो गया, तो वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। हम जीएसटी फिर से उस पर नहीं कलेक्ट करने वाले हैं बायर से। सो बिकॉज ऑफ दैट अपने को क्या करना पड़ेगा, बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। किसके लिए, टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो टैक्सेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होएगा, तो जो अमाउंट मिला वो समझ लीजिए 118, ठीक है, देन उसको डिवाइड करेंगे 100% रेट ऑफ टैक्स, 100 पर, और उसके बाद से प्लस रेट ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, 100 प्लस रेट ऑफ टैक्स समझ लीजिए 18% मान ले रहे हैं, तो ये 18, और उसको मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 100। तो ये 100 क्या निकल के आया, टैक्सेबल वैल्यू निकल के आया। समझे क्या, और इस पे जीएसटी चार्ज होगा 18% के रेट से। ओके, देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया, एक ये डायरेक्ट कैलकुलेशन करके दिया है आपको। यहाँ पे क्या हुआ है, लेट फीस रिसीव्ड हो रहा है 1500 रुपया, और यहाँ पे जो जीएसटी का रेट है वो 18% है। तो यहाँ पे जीएसटी कैसे कैलकुलेट होगा, ऐसे भी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्या करोगे, 1500 को 118 से डिवाइड कर दोगे और मल्टीप्लाई बाय 18, तो क्या करोगे, जीएसटी निकल के आ जाएगा डायरेक्ट। या फिर आप लॉन्ग टर्म में भी, लॉन्ग वे से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। क्या करोगे, 115 डिवाइड बाई 118 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आ गया, टैक्सेबल वैल्यू आ गया, और उस पर क्या करोगे, 18% अप्लाई कर दोगे, तो भी यही अमाउंट आएगा। समझ में आया क्या। तो इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी के लिए क्या प्रोविजन बना है, तो अगर जो लोन के रिलेटेड है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है, लेकिन वो एग्जेम्प्ट है। दूसरी साइड अगर जो वो रिलेटेड है किसके, तो वो रिलेटेड है कंसिडरेशन के, ठीक है ना, जो सप्लायर ने गुड्स बेचा है और बायर ने पेमेंट नहीं कर पा रहा है, वैसा कुछ रिलेशन दिखा रहा है। सो इन दैट केस वो जो कंसिडरेशन है, जो इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी है, उसको भी कंसिडरेशन का पार्ट माना जाएगा और उस पर भी जीएसटी लगाया जाएगा और वैल्यूएशन इंक्लूसिव मान के किया जाएगा। ओके, अभी टाइम ऑफ सप्लाई मतलब क्या, कभी उस पर टैक्स भरा जाएगा, तो जब भी वो अपने को रिसीव्ड हो रहा है ना इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, तभी उसको टैक्स करना पड़ेगा उसके अगले महीने में। ओके, और उसके बाद से टैक्स रेट कौन सा लगेगा, तो टैक्स ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई, तो जो ओरिजिनल सप्लाई हो रहा है गुड्स का, उस पर कौन से रेट से टैक्स चार्ज हो रहा है, उसी रेट से यहाँ पे भी चार्ज होगा। इट वुड बी लाइक कंपोजिट सप्लाई, बिकॉज ऑफ दैट ऐसा प्रोविजन बनाया इन लोगों ने। ओके, अभी देखो जो ई है ना पार्ट, वो सब्सिडी के लिए है दोस्तों। मतलब क्या, मतलब ये कि जो मिस्टर ए जो सेलर है मिस्टर बी को गुड्स बेचे, तो ये गुड्स के बदले मिस्टर ए को ना सब्सिडी मिल रहा है। तो देखो ऐसे केस में जो सब्सिडी मिल रहा है उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट बनाएंगे या ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट नहीं बनाएंगे, ये सीखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सब्सिडी अगर जो आपको मिल रहा है गवर्नमेंट से, इन दैट केस नॉट टू बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो अगर जो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, इन दैट केस उस सब्सिडी को आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं बनाना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं जोड़ना है, उस पर आपको टैक्स नहीं पे करना है। ओके, लेकिन अगर जो कोई दूसरा पर्सन दे रहा है तो प्लानिंग भी तो हो सकता है। दूसरा पर्सन जैसे कि मिस्टर बी दे रहे हैं जो बायर है, या फिर कोई और दे रहा है मिस्टर ए को, तो ऐसा भी तो हो सकता है मिस्टर बी ने किसी तीसरे को दे दिया कि बोला भाई इसको
सब्सिडी के तौर पे पैसे दे देना तो इस पे उस सामने वाले को जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को भी तो ये बात समझ में आता है, तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं चलेगा। अगर जो आप किसी को सप्लाई कर रहे हैं और बिकॉज ऑफ दैट आपको उसके लिए सब्सिडी मिल रहा है, तो गवर्नमेंट तो ऐसा धोखाधड़ी में इन्वॉल्व नहीं होगी, तो अदर देन गवर्नमेंट के थ्रू मिल रहा है। तो देखो क्या बोला जा रहा है, बाय अदर्स सो लिंक टू प्राइस ऑफ सप्लाई। क्या जो हमने सप्लाई किया उससे रिलेशन दिखा रहा है, जो हमारा सप्लाई हुआ मिस्टर ए के द्वारा मिस्टर बी को, क्या उससे रिलेशन दिखा रहा है? अगर जो ऐसा है तो क्या होगा, इट वुड बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो उस केस में उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई ऐड करो। अदरवाइज क्या होएगा, लोग तो सब्सिडी के तौर पे हमको पैसा देने लगेंगे सेलर को, सो दैट उनको जीएसटी ना भरना पड़े। तो इसके लिए इस तरह से प्रोविजन बनाया गया। दूसरी साइड नॉट लिंक टू प्राइस, ठीक है ना, ये प्राइस से लिंक नहीं है, सच में कोई ऐसा डोनेशन दे रहा है या सब्सिडी दे रहा है किसी सेलर को, ठीक है ना, जो कोई एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड नहीं है, देन इन दैट केस इट नॉट बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो उस केस में वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं किया जाएगा। ओके, अभी देखिए डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अभी डिस्काउंट के केस में अपने को गवर्नमेंट बोलती है डिडक्शन मिलेगा। देखो अब तक हो जो हमने पढ़ाई किया ना, सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 की पढ़ाई किया, तो वो क्या बोल रहा था, ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड क्या होगा, ऐड क्या होगा। अब हम सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये क्या बोल रहा है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में से क्या माइनस करने को मिलेगा, क्या डिडक्ट करने को मिलेगा। तो एक ही चीज का डिडक्शन मिलता है और वो मालूम है क्या है, तो वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट का आपको डिडक्शन मिलता है और हर केस में नहीं मिलता है, यहां पे कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन है, उसी केस में आपको डिस्काउंट मिलेगा। और उस स्पेसिफिक सिचुएशन को आप ऐसे बस याद रख सकते हो कि जब ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, जब ट्रांजैक्शन वो टाइम पे अगर जो एग्री किया रहेगा सेलर बायर की डिस्काउंट दिया जाएगा, आज दिया जाएगा या 2 दिन बाद दिया जाएगा या 10 दिन बाद दिया जाएगा। ट्रांजैक्शन होते टाइम एग्री हुआ है तो ही उसका डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिस्काउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, क्यों ऐसा किया गया, तो देखो इसके पीछे भी बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अदरवाइज क्या होता, ट्रांजैक्शन 100 रुपये पे हुआ, अभी जो सेलर है ना उसको हमेशा पावर रहता कि ट्रांजैक्शन का भाव घटा दे, जब उसको मन करता बोलता डिस्काउंट दिया, ट्रांजैक्शन का भाव कम हो गया तो जीएसटी को भी रिवर्स कर डालो। इसीलिए बोला गया नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, जेन्युइन केस में ही डिस्काउंट का डिडक्शन आपको मिलेगा। तो जेन्युइन केस को हम पकड़ेंगे कैसे, तो उसको बहुत ही आसान है, आपको यह देखना है कि जब भी ट्रांजैक्शन हुआ क्या उस टाइम पे बायर और सेलर एग्री थे क्या, किसके लिए, ये डिस्काउंट देने और लेने के लिए। अगर जो ऐसा है तो उसका डिडक्शन मिलेगा, मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू से माइनस करने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए डिस्काउंट के केस में क्या बोलता है, एनी डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई दे रहे, तो बट ऑब्वियस वो एग्री है ना, जब भी सप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पे कि हमको डिस्काउंट देना है, तो इसका उसको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस करने को मिल जाएगा। दूसरी साइड एनी डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई, सप्लाई होने के बाद डिस्काउंट दिया जा रहा है 10 दिन बाद 20 दिन बाद, तो उसके केस में क्या बोला जा रहा है, देखो एग्रीड एट द टाइम और बिफोर सप्लाई, जब भी सप्लाई हुआ जिसके रिस्पेक्ट में ये डिस्काउंट देने की बात चल रही है, क्या वो सप्लाई के टाइम पे आप लोगों ने एग्री किया था, बायर और सेलर ने बैठ के एग्रीमेंट बनाया था कि भाई ऐसे बाद में डिस्काउंट दिया जाएगा, अगर हाँ सो डिडक्शन अलाउड होगा। और डिडक्शन भी ऐसे नहीं अलाउड होगा, कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और वो कंडीशन क्या है, तो देखिए कंडीशन सबसे पहला, सच डिस्काउंट कैन बी लिंक्ड टू द इनवॉइस। मतलब क्या, जो आप डिस्काउंट दे रहे हो बायर को, सेलर जो आप डिस्काउंट दे रहे हो बायर को, आप लिंक कर सको कि इनवॉइस नंबर 1 के लिए दे रहे हैं, इनवॉइस नंबर 2 के लिए दे रहे हैं, इनवॉइस नंबर 3 के लिए दे रहे हैं, इस तरह से आप लिंक कर सको। दैट इज एग्रीमेंट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ सप्लाई। और ये पॉसिबल कभी होगा, जब एग्रीमेंट होगा एट द टाइम ऑफ सप्लाई तो ही पॉसिबल होगा ना, इसीलिए ऐसा ये बोल रहे हैं। ओके, दूसरी बात क्या बोलता है, आईटीसी रिवर्स बाय द रेसिपिएंट। बट ऑब्वियस जब ये आप उसको डिस्काउंट दोगे सामने वाले को, तो उसमें से आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा ना। टैक्स समझ लो 100 रुपये पे भरा, अभी 5 रुपये का डिस्काउंट भर रहे हो, दे रहे हो उसको, तो अभी नेट में आपका टैक्सेबल सप्लाई कितने का हुआ, 95 पे,
तो आप तो गवर्नमेंट को पहले 100 पे टैक्स भरा, फिर 5 रुपया टैक्स का रिवर्सल मार दिया, तो गवर्नमेंट ऐसे ही मान जाएगी क्या? बोले गवर्नमेंट क्या बोले, देखो हम रिवर्सल आपको दे देंगे, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो जिसने 100 रुपये का क्रेडिट लिया था, क्या उसने 5 रुपये का क्रेडिट रिवर्स किया? तो क्रेडिट कौन लेगा? बायर लेगा ना, क्योंकि उसके लिए वो परचेस हो गया, उसको उस पर आईटीसी मिलेगा, उसके लिए वो इनपुट सप्लाई हो गया, तो वो उसको माइनस करने के बाद मिलेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या बोला गया, अगर जो एट द टाइम और बिफोर सप्लाई हमने डिस्काउंट को एग्री किया था और हम बाद में दे रहे, सप्लाई के बाद में दे रहे, तो उसका डिडक्शन मिलेगा ट्रांजैक्शन प्राइस से। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, तो जो इनवॉइस टू इनवॉइस आप डिस्काउंट को लिंक कर सको, और जो बायर है जो क्रेडिट लेकर के बैठा है, जितना आप डिस्काउंट दे रहे हो उतना वो क्रेडिट रिवर्स करने के लिए भी रेडी हो। तो ओके, अभी देखो ये जो डिस्काउंट है ना, नॉट एग्रीड एट द टाइम और बिफोर सप्लाई, यहां पे क्या हो रहा है, जो सेलर है वो सप्लाई करने के 10 दिन बाद डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन जब ये सप्लाई हुआ तभी वो एग्री ही नहीं था। तो बट ऑब्वियस इसमें तो प्लानिंग हो सकता है कि वो कभी भी कितना भी कम कर सके, तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं भाई, ऐसे डिस्काउंट का हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। सो क्या बोलता है, डिडक्शन नॉट अलाउड। ओके, तो ये हमारा डिस्काउंट पे डिस्कशन था। अभी देखिए कुछ सर्कुलर आया है डिपार्टमेंट के थ्रू जो डिस्काउंट के बारे में बात करता है, तो ये सर्कुलर भी हमको आने चाहिए। तो देखिए सर्कुलर में सबसे पहला क्या है, एक है स्ट्रैगर्ड डिस्काउंट। स्ट्रैगर्ड डिस्काउंट मतलब क्या, बाई मोर सेव मोर ऑफर। ऐसा होता है कि आप ज़्यादा बाई करो तो आपको ज़्यादा सेव होगा। अब ये क्या होता है, पहले की एग्जांपल से समझ लेते हैं। 1 में गेट 10% डिस्काउंट फॉर परचेस एबव 5000। ऐसा रहता है ना कि 5000 तक परचेस करो, 10% का डिस्काउंट लेकर के जाओ, आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर जो आप 10,000 से ज़्यादा का खरीद रहे हो तो अरे हम आपको 30% का डिस्काउंट दे देंगे। मालूम है अगर जो आप 20,000 से ज़्यादा हमसे खरीदोगे तो आप ये बताओ ना, खरीदने से पहले ही या उसी टाइम पे एग्रीमेंट हो जा रहा है ना कि कितना डिस्काउंट मिलेगा। सो दिस डिस्काउंट इज एग्रीड ऑन और बिफोर द सप्लाई एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या रहेगा, सर डिस्काउंट आर एक्सक्लूडेड। मतलब क्या, इसका डिडक्शन अलाउड होगा। ओके, तो देखो क्या बोलता है, रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द परचेज वॉल्यूम। ऐसा ही तो हुआ, 10,000 तक के लिए कितना था, 10,000 तक अगर जो खरीदे तो 10%, 10,000 से ज़्यादा खरीद रहे हो तो 20%। ओके, और अगर जो 20,000 से ज़्यादा खरीद रहे हो तो 30%। तो जैसे जैसे आपका खरीदने का कैपेसिटी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये डिस्काउंट बढ़ता जाएगा। सच डिस्काउंट आर शोन ऑन द इनवॉइस इटसेल्फ, और ये जो डिस्काउंट है ये इनवॉइस पे भी दिखेगा। ओके, और क्योंकि ये एग्री हो गया ऑन और बिफोर सप्लाई, सो बिकॉज ऑफ दैट इसका डिडक्शन मिलेगा। ओके, दूसरा डिस्काउंट पीरियोडिकल डिस्काउंट या फिर ईयर इन डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट। ये क्या होता है, देखो ये एक सेलर है, ये एक बायर है। अभी क्या होता है ना, एग्रीमेंट हमारा जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या एग्रीमेंट हो सकता है, सेलर ऐसा बोलता है बायर को, अगर जो तू 10,000 तक यूनिट खरीदेगा ना तो मैं क्या करूंगा, तेरे को 20,000 का डिस्काउंट दे दूंगा बाद में, या फिर क्या करूंगा, अगर जो तू 1 लाख यूनिट खरीदेगा तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट दूंगा। तो देखो जब गुड्स मिस्टर ये जो सेलर है मिस्टर बायर को दे रहे हैं उस समय एग्रीड तो हो गया है डिस्काउंट, बट यही नहीं मालूम है ना डिस्काउंट कितना होगा। सो क्योंकि ये एग्री हो चुका है डिस्काउंट, इसका भी डिडक्शन मिलता है। ठीक है ना, जब ये सर्टेनिटी आ जाएगी कि कितना डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, तो देखो वही बोल रहा है, सच डिस्काउंट आर इस्टेब्लिश इन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। ये जो डिस्काउंट है वो इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इस्टेब्लिश किया जाता है। एंटर इनटू एट द टाइम और बिफोर टाइम ऑफ सप्लाई, तो जब इस सप्लाई होता है उस समय या उससे पहले ये डिसाइड होता है। दो नॉट शोन ऑन द इनवॉइस, भले ही वो इनवॉइस पे नहीं शो हुआ रहे, इनवॉइस पे शो भी कैसे होगा जब तुमको मालूम ही नहीं है कि सेलर को मालूम ही नहीं है कि लास्ट में जब मैं ईयर के एंड में आऊँगा तो बायर हमसे कितना खरीदा रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये इनवॉइस पे शो नहीं होता है। ओके, सच डिस्काउंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। उस डिस्काउंट को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड करते हैं, मतलब क्या, इसका हमको डिडक्शन दिया जाता है। ठीक है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी में कंडीशन दिया गया है, कौन सा कंडीशन, ये कंडीशन वो सेटिस्फाई होने मांगते हैं।
ओके। अभी देखो, एक होता है सेकेंडरी डिस्काउंट। अब ये सेकेंडरी डिस्काउंट क्या होता है उसको पहले समझते हैं। तो ये एग्जांपल के थ्रू, मेसर्स ए सप्लायर सप्लाइज 10,000 पैकेट ऑफ बिस्कुट टू मिस्टर बी एट द रेट ऑफ ₹10 पर पैकेट। तो यहाँ पे जो यहाँ पे ए है उसने क्या किया है, सप्लायर ए ने सप्लायर बी को 10,000 बिस्कुट का पैकेट बेचा है। और कौन से रेट से बेचा है, 10 रुपये के रेट से पर पैकेट बेचा है। आगे क्या हुआ, आफ्टरवर्ड्स मिस्टर ए रीवैल्यूड एट ₹9। मिस्टर ए ने क्या किया मालूम है, अरे सप्लायर जो मैं तेरे से 10 रुपया लिया था ना, अब 10 रुपया पर पैकेट नहीं है, 9 रुपया है। मतलब क्या, 1 रुपया उसने भाव घटा दिया। तो 1 रुपया जो उसने भाव घटा दिया वो भी तो डिस्काउंट ही है। और ये सब्सिक्वेंटली मिस्टर ए इशू द क्रेडिट नोट टू मिस्टर बी फॉर ₹1 पर पैकेट। तो देखो ना, जब ओरिजिनल ट्रांजेक्शन हो रहा था 10 रुपये पे, तो क्या मिस्टर ए ने ऐसा बोला था कि बाद में मैं तेरे को डिस्काउंट दूंगा? नहीं बोला था ना। सो बिकॉज ऑफ दैट ऐसे डिस्काउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो देखो, नॉट टू बी एक्सक्लूडेड रिड्यूस्ड फ्रॉम द वैल्यू। क्यों ऐसा? क्योंकि नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ये एट द टाइम ऑफ सप्लाई हमको मालूम नहीं रहता है। तो ये हुआ हमारा पूरा डिस्काउंट के ऊपर डिस्कशन। और यहाँ पे क्या हुआ ना, जो भी अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो भी हमको टॉपिक पढ़ने थे उसको मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अभी यहाँ पे ना एक मैं आपको समराइज व्यू भी बताता हूँ कि हमने ओवरऑल अगर जो बर्ड आई व्यू देखा तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे। तो देखो क्या बोला जा रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई के जो टॉपिक की हम पढ़ाई करते हैं वहाँ पे हम क्या सीखते हैं। तो सप्लाई मेड टू द अनरिलेटेड पर्सन वेयर द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा ट्रांजेक्शन वैल्यू एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। ओके। और क्या बोला जा रहा है, सप्लाई अगर जो हम रिलेटेड पर्सन को कर रहे हैं, या फिर सप्लाई वेयर द प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, रिलेटेड पर्सन को कर रहे हैं, या फिर जो सेलर है वो जो गुड्स सेल कर रहा है सामने से बस प्राइस ही नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ कुछ और चीजें भी मिल रही है। जैसे कि जो बायर है वो बोल रहा है मैं आपके बिजनेस में आकर के 1 महीना काम कर दूंगा, ऐसा कुछ बोल रहा है। या फिर सप्लाई इज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 5, उसमें स्पेशल वैल्यूएशन के रूल दिए रहते हैं। तो उस केस में जो वैल्यूएशन होगा एज पर द वैल्यूएशन रूल होगा, जो आपके सिलेबस में नहीं है वो सीए फाइनल में पढ़ना है। ओके। तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन के प्रोविजन थे दोस्तों, मैंने आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ ना, अभी आपके साथ एक मैं सम डिस्कस करता हूँ। तो ये सम डिस्कस करने से क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि जो हमने प्रोविजन पढ़ा उसको अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे। ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड देन लोगों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। ओके। तो देखो क्या बोलता है, क्वेश्चन है ये कि ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द गुड्स सोल्ड बाई इट टू द कलरफुल लिमिटेड। तो ब्लैक एंड व्हाइट एक कंपनी है, उसने कलरफुल लिमिटेड को गुड्स बेचा है, और ये जो गुड्स बेचा है उसका हमको डिटेल दिया है कि क्या क्या उसने बेचा है, कौन से रेट पे बेचा है, ठीक है ना, और क्या क्या है, और दूसरे इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस उसने इनकर्ड किया है। और इस केस में हमको वैल्यूएशन करना है इसका जीएसटी कैलकुलेट करने के पर्पस के लिए। ओके। तो देखो सबसे पहले क्या बोलता है, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहला क्या है, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ द टैक्सेस एंड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस है गुड्स, ठीक है ना, मतलब यह ट्रांजेक्शन वैल्यू है और इसमें कोई भी टैक्सेस और डिस्काउंट माइनस नहीं किया गया है। ठीक है। तो कितना है, 50,000 रुपया। आगे, टैक्स इज लेविड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी। तो टैक्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है, म्युनिसिपल अथॉरिटीज के द्वारा लगाया जा रहा है। तो जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज के द्वारा टैक्स लगता है वो जीएसटी तो नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो पार्ट है टैक्स वाला, ये भी हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई का हिस्सा बनेगा। ओके। अथॉरिटी ऑन द सेल ऑफ द सच गुड्स, ठीक है। CGST एंड SGST चार्जेबल ऑन द गुड्स। तो देखो यहाँ पे CGST SGST चार्जेबल इन लोगों ने दे दिया है, तो ये तो बट ऑब्वियस ये तो पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि देखो हमने बोला था ना ड्यूटीज एंड टैक्सेस तो ऐड होगा, लेकिन एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो ये तो जीएसटी है तो ये ऐड नहीं होगा। ओके। देन पैकेजिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एबव।
तो यहाँ पे जो कलरफुल लिमिटेड है ये कलरफुल है ना, तो ये क्या बोल रहा है कि बहुत अच्छे से पैकेज करके देना। तो ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड क्या बोल रहा है, हाँ भाई मैं पैकेज करके दूंगा, पैकेज बहुत अच्छे से बना के दूंगा, लेकिन इसके लिए चार्ज करूंगा 1000 रुपया, और वो इनवॉइस क्या बोलते हैं, ये जो यहाँ पे है ना लिस्टेड प्राइस में, उसमें वो इंक्लूडेड नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट ये भी उसका पार्ट बनेगा। ठीक है, आगे क्या बोलता है, ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड रिसीव 2000 एज अ सब्सिडी फ्रॉम द एनजीओ। तो एनजीओ से ब्लैक एंड व्हाइट को सब्सिडी मिल रहा है ऑन द सेल ऑफ सच गुड्स। ये देखो ना, अब वो एनजीओ है, वो जो ब्लैक एंड व्हाइट कलरफुल लिमिटेड को गुड्स बेच रहा है, उस पे इसको क्या इंटरेस्ट है, क्या करने के लिए, सब्सिडी देने के लिए। मतलब क्या कुछ तो प्लानिंग है। तो गवर्नमेंट इसको क्या बोलेगी मालूम है, गवर्नमेंट ऐसा बोलेगी मैं सब्सिडी दे रही हूँ क्या, नहीं, सब्सिडी तुमको कोई और दे रहा है, और जो तुम गुड्स बेच रहे हो उसके लिए दे रहा है। तो एक काम करो, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसमें इसको ऐड करो। देखो ठीक है, तो ये जो 2000 है वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा। अभी देखो, द प्राइस ऑफ 50,000 ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी। और ये जो प्राइस है 50,000 ये सब्सिडी को माइनस करने के बाद है। तो अभी माइनस हुआ तो उसको ऐड बैक करेंगे ना। ये क्या बोल रहा है कि 50,000 जो है ना, 50,000 एक्चुअली जो भाव था वो 52,000 था, लेकिन मेरे को किसी से सब्सिडी मिल गया तुम्हारे सेल पे, जो मैंने तुमको सेल किया, तो बिकॉज ऑफ दैट वो 52,000 का 50,000 कर दे रहा हूं। तो गवर्नमेंट आ रही है, भाई तू 50,000 कर दिया ठीक है, लेकिन मेरे को जीएसटी कितने में मिलना चाहिए, मेरे को तो 52 पे मिलना चाहिए ना। सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो 2000 सब्सिडी है उसको एड बैक किया जाएगा। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है, द प्राइस ऑफ 50,000, ठीक है ये तो हो गया अपना पॉइंट। ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड ऑफर 2% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स विच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस ऑफ द गुड्स। तो ये इनवॉइस ऑफ द गुड्स में रिकॉर्डेड है। सो बिकॉज ऑफ दैट इससे हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, हम ये डिसीजन ले सकते हैं जब भी गुड्स का सप्लाई हुआ ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड के थ्रू ये कलर लिमिटेड को, तो वहां पे क्या हुआ, वो लोग एग्री थे डिस्काउंट के लिए। ठीक है, तो इसको माइनस करने को मिलेगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय द ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड। देखो यहां पे जो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 था, वहां पे वो 2 कंडीशन दिया था। कंडीशन क्या था, रिलेटेड पार्टी नहीं होने चाहिए, और दूसरा प्राइस ही सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो देखो प्राइस तो यहां पे मिल रहा है ब्लैक एंड व्हाइट को, लेकिन यहां पे रिलेटेड पार्टी के बारे में कुछ बात नहीं किया गया है। तो कुछ नहीं बात किया गया तो हम ये मान लेंगे कि ये दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के थ्रू वैल्यूएशन होगा, और सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के थ्रू इसमें एडिशन होगा, और सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 के थ्रू इसमें से डिडक्ट किया जाएगा डिस्काउंट को। तो इस तरह से अगर जो मैं वैल्यूएशन करूं तो देखो जो लिस्ट प्राइस है वो ले लिया जाएगा, देन म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ के द्वारा जो टैक्सेस है उसको ऐड कर दिया जाएगा, और जीएसटी जो वाला पार्ट है, जीएसटी वाला पार्ट है, वो जीएसटी वाले को यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। टैक्सेस ऐड होता है, देखो म्युनिसिपल अदर देन जीएसटी ऐड होता है, इसीलिए म्युनिसिपलिटीज को टैक्सेस को ऐड किए, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा है ना सीजीएसटी एचजीएसटी वो ऐड नहीं किए। देन पैकेजिंग चार्जेस को ऐड करेंगे, उसके बाद से सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि ये 50,000 में से माइनस हो चुका है तो फिर से ऐड बैक कर दो, तो हमने ऐड बैक कर दिया। तो इस तरह से हमारा वैल्यू कितना आ गया 58,000। और इसमें वो लोग डिस्काउंट के लिए भी एग्री थे ना 2% के लिए लिस्ट प्राइस पे, तो 50,000 पे अगर जो 2% में डिस्काउंट माइनस करूँ तो ये डिस्काउंट आता है मेरा 1,000 रुपया। तो इस तरह से मेरा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितना आता है, तो आता है 57,000। तो ये 57,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई हुआ, इस पे रेट ऑफ सप्लाई से मल्टीप्लाई करके जीएसटी निकाल लेंगे और गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सम हुआ। अब मैं ना कुछ आपके साथ एमसीक्यू भी डिस्कस कर लेता हूँ जो हमारे मटेरियल में, स्टडी मटेरियल में। ठीक है, तो देखो सबसे पहला वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 इज, जो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 में हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हैं उसमें क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड और एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या 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 एक्चुअली वो चीज़ें होती हैं, तो देखो होलसेल प्राइस, मार्केट वैल्यू, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो आंसर क्या बनता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू। देखो ना यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन वैल्यू दिया था ना, देखो ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओके, दूसरा
द वैल्यू ऑफ सप्लाई शुड इंक्लूड, तो इंक्लूड वाला कौन से सेक्शन से गवर्न करता है, तो सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 में इंक्लूजन है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है ये, एनी नॉन जीएसटी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर, हाँ तो ये तो इंक्लूड होता है। इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी फॉर द डिले पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई, तो ये भी इंक्लूड होता है। सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, वो भी इंक्लूड होता है। एक्सेप्ट सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, हाँ तो ये बात सही है। सो ये तो तीनों इंक्लूड होते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑल ऑफ एबव वाला बनेगा। ओके आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 का ये क्वेश्चन है। तो देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसमें से कौन सा चीज वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो देखो जीएसटी, तो जीएसटी खुद है टैक्स है, तो उसमें इंक्लूड होगा नहीं। ओके, इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, लेट फीस भी इंक्लूड होता है, कमीशन भी इंक्लूड होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर ए रहेगा जीएसटी। ओके, ये जो चौथा है ये क्या बोल रहा है, व्हेन कैन द ट्रांजैक्शन वैल्यू बी रिजेक्टेड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू दिया गया है सेक्शन 15 में उसको कभी रिजेक्ट किया जा सकता है, बट जो सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 में कंडीशन दिया गया है कि जो ट्रांजैक्शन है रिलेटेड पार्टी के बीच में नहीं होना चाहिए, जो ट्रांजैक्शन है उस केस में जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वही सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं मिलना चाहिए, वही यहाँ पे बात चलेगी। तो देखते हैं, व्हेन कैन द ट्रांजैक्शन वैल्यू बी रिजेक्टेड फॉर द वैल्यू ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ सप्लाई, तो बट ऑब्वियस जब ये दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन द बायर एंड सेलर आर द रिलेटेड एंड द प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, हाँ तो ये बात सही है। दूसरा, व्हेन द बायर एंड सेलर आर रिलेटेड एंड द प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, तो देखो यहाँ पे ये रिलेटेड है तो ये भी आएगा। इट कैन नेवर बी रिजेक्टेड, ऐसा थोड़े ना रिजेक्ट किया जा सकता है ना, सो बिकॉज ऑफ दैट आंसर क्या बनेगा, तो देखो ए भी सही है, बी भी सही है, तो इसका जो चौथे का आंसर रहेगा वो डी रहेगा, बोथ ए एंड बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, तो अपने को करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। आपको ध्यान देने का कि एमसीक्यू में पूछ क्या रहा है, करेक्ट पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है, नॉट ट्रू पूछ रहा है, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स और नॉट फॉल्स मतलब ट्रू, तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि एमसीक्यू आपसे पूछ क्या रहा है, अदरवाइज आप वहां पे भी मिस्टेक कर सकते हो। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो कौन सा करेक्ट है देखते हैं। सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट प्रिस्क्राइब्ड डिफरेंट प्रोविजन फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड वैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज, नहीं ऐसा नहीं है। अदरवाइज हमने ऐसा बात किया क्या कि वैल्यूएशन ऑफ सर्विस इस तरह से होएगा, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स इस तरह से होएगा, नहीं, हमने तो ये बात ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन प्रोविजन है, ठीक है। देखो दूसरा, तो ये फॉल्स है पहली बात। दूसरी बात, सीजीएसटी एक्ट एंड आईजीएसटी एक्ट हैव डिफरेंट प्रोविजन फॉर वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, ऐसा भी नहीं है। अदरवाइज हम जो सेक्शन 15 पढ़े सीजीएसटी का, तो साथ ही साथ हमको आईजीएसटी का भी तो सेक्शन पढ़ना पड़ता था जो वैल्यूएशन का डिफरेंट बात करता था, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत है। तीसरा, सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट प्रिस्क्राइब द सेम सेट ऑफ प्रोविजन फॉर द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ ये सही है आंसर। ओके, और डी क्या बोल रहा है, ए एंड बी दोनों सही है, नहीं हो तो दोनों गलत है, तो इसका आंसर जो पांचवे का आंसर है वो सी होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पांचवे का आंसर सी है। ओके, अभी देखो MCQ 6, डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ, MCQ 6, डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई, तो जो डिस्काउंट दिया जा रहा है सप्लाई होने के बाद, इज डिडक्टेड, उसको डिडक्ट किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ, वैल्यू ऑफ सप्लाई से उसको माइनस करेंगे कब, जब। देखते हैं क्या क्या आंसर है। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है, सच डिस्काउंट इज गिवन एज पर द एग्रीमेंट एंटर इनटू एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, ये तो बात सही है कि
जब भी आप डिस्काउंट दे रहे हो, जब भी आपने सप्लाई किया उस समय उसको आप एग्री किए रहने मांगते हो, एग्रीमेंट होना मांगता है। दूसरी बात, सर डिस्काउंट इज लिंक टू द रिलेवेंट इनवॉइसेस, आप उसको इनवॉइस से लिंक कर सको, ये भी बात सही है, होना चाहिए ये। तीसरा, प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज रिवर्स बाय द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, तो जो बायर है उसको क्रेडिट रिवर्स भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है उसका टैक्स कम हो रहा है। तो ये तो तीनों सही है, तो इसीलिए आंसर क्या है, आंसर डी, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे दोस्तों जो मेरा वैल्यूएशन का टॉपिक था, मैंने आपके साथ पूरा अच्छे से हर प्रोविजन को डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको हर चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई, और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है उसको भी जाइए ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम नोट्स शेयर करते रहते हैं या फिर कुछ अपडेट आएगा वो भी शेयर करेंगे, सो दैट आप पूरा हर चीज़ों से अपडेटेड रहो। और आपको चाहिए कि किसी स्पेशल टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके बारे में सोचूंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ।